इसका आंसर किसी बच्चे का आया हो तो मेरे को बता सकता है कोई। पहले का कितना बच्चा, वेरी गुड, और दूसरे का बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया एक बार, अच्छा जिनका आगे हाथ उठाना। इतने बच्चों का आया, देखो कम बच्चों का आ रहा है, और क्यों आ रहा है पता है? इसमें एक हिंट दे रखी है, कहता मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला सवाल है एनसीईआरटी का। ए और बी दो इवेंट्स हैं सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो नहीं है, बहुत बढ़िया। बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है, गिवन ए है। पहला पार्ट है ए सबसेट बी का है, ए सबसेट बी का है, तो इसमें पिताजी कौन है बेटा? बी पिताजी हो गए, बी पिताजी हो गए। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा? ए, एक ही इक्वल आएगा ना भाई, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें जब ये सबसेट है तो कॉमन तो यही यही तो आएगा। ठीक है। अगर मैं इन पे प्रोबेबिलिटी लगा दूं दोनों तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। कल ऐसा सवाल मैंने ये कराया भी था। अब हम लोगों के पास में चलते हैं, जो पूछा है उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट में, हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे थे। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? आरब बता। ये लिखा होता है ना, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो नीचे लटक रहा होता है यहाँ लटका देते हैं, और पी पी लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही है। इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। ये भाई साहब इससे कट गए, तो आंसर क्या आया? जिन बच्चों का आंसर 1 आया बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा ए इंटरसेक्शन बी की, बोलो? जीरो। फाई का मीनिंग होता है कोई एलिमेंट नहीं है, जब कोई भी नहीं है तो क्या है प्रोबेबिलिटी? जीरो। अब तुम निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई इसका ही जब आंसर जीरो है तो जीरो बताइए कितना आया? जीरो आंसर आया। डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। जल्दी कर दे, जल्दी कर बेटा, हो गया। सवाल नंबर 2 कहता है कपल है, दो बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। हर कपल के तुम देख रहे हो दो ही बच्चे हैं। ये होता है किसी के दिमाग से खेलने। हाँ हाँ सच में ऐसा ही होता है। हम दो, हमारे दो। पहले ये यही, अब ये है ना ये यहाँ पे लिखा होता है एक कपल है जिसके 100 बच्चे हैं, तो लोगों का मोटिवेशन रहता है कम से कम 50 तो करेंगे, 10 तो करेंगे, 20 तो करेंगे। जानबूझ के वो दिमाग से खेल रहे हैं कि नहीं हम दो, हमारे दो, या हमारा एक, या कोई नहीं। हाँ गवर्नमेंट के है ना, तो इसलिए क्वेश्चन भी उसी टाइप से होते हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। पहली बात, दोनों मेल होने चाहिए, होने नहीं चाहिए, आतंक मचाएंगे घर में। तो बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है। ये तो मैंने कराया है ना सवाल बेटा, गर्ल गर्ल हो सकता है, बहुत बढ़िया। पूछा क्या है? उसने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। अगर मैं ई ले लूं, ई ले लूं, बोथ मेल, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, बोथ मेल, ठीक है। और एफ क्या ले ले रहा हूं बच्चा? एटलीस्ट, एटलीस्ट वन मेल। और ये चीज गिवन है, जो चीज गिवन होती है वो कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में होती है। ये गिवन वाली कंडीशन हो गई, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा, तेज बच्चे हो गए हम लोग। अगर ई का मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो दोनों मेल होने चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ बी बी हो सकता है, ये एक ही बन रहा है। एफ की बात करूं तो क्या हो सकता है बेटा? कम से कम एक मेल होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसमें तुम्हें सिर्फ जी जी वाला केस हटा दो, बाकी के सारे ले लेंगे पड़ेंगे। तो बी बी, बी जी और जी बी। अब ले लो भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन, और सब कुछ लिखा करो। तुम लोग हवा में लिख के आते हो, फिर कहते हो लिखा तो सही है, मैम ने नंबर नहीं दिए, सर ने नंबर नहीं दिए। ऐसे लग रहा सर नंबर घर ले गए, लिख के ही नहीं आए तो कहाँ से दे देगा कोई। अब तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछिए ई
बाई एफ, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हृदय बता? 1 होगी। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम्म, बताओ बताओ। 1/4, बहुत बढ़िया। नशे में आंसर नहीं देने होते हैं, आराम से दो, सोच के बोलो। गीता में लिखा है समय लो पर सत्य बोलो, ये नहीं है कुछ भी फेंक दो, ऐसे नहीं करना होता। प्रोबेबिलिटी एफ बता बेटा, एफ में कितने हैं? 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एफ की? 1/3 होगी। वाह, पूरा चैप्टर खत्म हो गया भाई मेरा, बोल रहा 1/3 होगी। टोटल सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं देखना। नहीं नहीं, कुछ भी फेंक। टोटल कितने, 1 2 3 4 लोग हैं ना, तो यहाँ 3/4 होगी। चलो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया? ये 1/3 आ गया। चलो ये आंसर तो आ गया भाई। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी बता बोथ चिल्ड्रन फीमेल होने चाहिए। फिर से सैंपल स्पेस बनाओ, बोथ फीमेल। अगर दोनों फीमेल हैं और एफ क्या है बेटा? एल्डर चाइल्ड, एल्डर चाइल्ड फीमेल होना चाहिए। एल्डर का मतलब, एल्डर का मतलब पहले वाला बच्चा, पहले वाला बच्चा फीमेल होना चाहिए। कहाँ कहाँ है पहले वाला बच्चा? ये पहला है, ये दूसरा बच्चा है, ठीक है। तो पहले वाला बच्चा एक ही है, मैं लिख दे रहा हूँ। दोनों फीमेल, तो ये जीजी वाला केस हो गया। एल्डर चाइल्ड फीमेल मतलब जीबी और जीजी, इन दोनों का ले लो इंटरसेक्शन, तो जीजी इंटरसेक्शन आ गया। अब फिर मेरे को अपना हृदय बताएगा। हृदय बता बेटा, मेरे को क्या चाहिए? बता बेटा क्या चाहिए? क्या हम क्या लिखें यहाँ पे बताओ, मैं क्या लिखूं? ई अपॉन एफ लिखूं कि एफ अपॉन ई लिखूं? चलो मैं लिख दिया ई अपॉन एफ। अब आगे क्या लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख दिया। आगे बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दिया। इंटरसेक्शन की बताना बेटा, इनकी इसकी क्या वैल्यू है? हम्म, 1/4 बिल्कुल सही है। कहाँ से बोला बेटा तुमने ये देख के? उधर तो नहीं चले गए थे इस एरिया में? उधर मत जाना है, वो दूसरा दूसरा मोहल्ला है ना? वो दूसरा मोहल्ला है, इधर में जाना है। ये एक ही तो है, तो 1/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताना। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, देखो समझ गया आप। देखा, 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आया? 1/2। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो क्या कहता है। कहता है सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। ठीक है, एक ग्रे हेयर पर्सन तुमने सिलेक्ट करा रैंडमली। बताना ये है कि ये मेल है। नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता बेटा। अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। तो पहले तो दो केस बनाएंगे, दो केस बनाएंगे। पहला केस क्या बनाएंगे? जो पर्सन सिलेक्ट कर रहा है वो मेल है। पहला तो मैंने E1 ले लिया, मेल है बेटा, और E2 मैंने ले लिया, चलो मैंने मान लिया फीमेल है। ए क्या क्या ज्यूम करेंगे? ग्रे हेयर।
ठीक है। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी? मेल के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आधा होगा, क्योंकि इक्वल नंबर दे रखा बेटा, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल दे रखे हैं ना, तो 50-50 चांस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिख सकता हूँ बच्चा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मीनिंग है कि अगर मेल सिलेक्ट करा तो मेल के ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 5%। तो मैं लिखूंगा 5/100। परसेंटेज का साइन हटता है तो 100 आता है नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका कितना रहेगा? 0, सॉरी, 0.25/100। डन। अब हम लोग लगाएंगे बेस थ्योरम। तो लिखो यूजिंग बेस थ्योरम, यही लिख ले रहा हूँ। यूजिंग बेस थ्योरम, तुमसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी बताओ मेल की। मेल का मीनिंग क्या है बेटा? E1/A पूछा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 डिवाइडेड बाई तुम लोगों के प्री बोर्ड आने में टाइम नहीं है, ये मन सोचना कि प्री बोर्ड की डेट शीट आएगी, अभी से लग जाओ। अभी से जब दिन रात मेहनत करोगे तब जाके प्री बोर्ड में अच्छा कर पाओगे। अभी से ये मान के चलो कि ये चैप्टर जो हैं उनको बार 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 इतने बार कर लो कि एटलीस्ट जितना कोर्स हो चुका है वो तुम्हें रट जाना चाहिए। जो चैप्टर छूट गए हैं अभी, जो नहीं हुए हैं, सिलेबस में कवर नहीं हुए, वही चैप्टर तुम्हारे बचने चाहिए। और जो जितने हो चुके हैं, मैथ्स में भी जितने हो चुके, फर्स्ट बुक हो चुकी, सेकंड में भी इतने ढेर सारे चैप्टर हो चुके, तो उनका हर सवाल आना चाहिए तुमको बहुत अच्छे से। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट में भी, जैसे कि प्री बोर्ड में अभी 3-3 4-4 चैप्टर तो बचे हैं ना, तो वो चैप्टर 3-4 महीने में अब 4-4 चैप्टर भी बचे हैं, और ऐसे तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? 5 है ना, तो 20 चैप्टर हो गए। तो 20 चैप्टर तुम नए पढ़ोगे, और नए पढ़ोगे ऐसा तो है नहीं कि पढ़ते ही मार्क्स ले आओगे, है ना? तो क्या करो, अभी से पुराने वाले खत्म कर लो, नए नए साथ साथ करते रहो, पुराने पे ज्यादा उम्मीद रखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इक्वल टू, मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये है 1/2, 5/100। एक काम करें बेटा, 2/100 हर जगह है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। नीचे बचेगा इधर 5, और उधर कितना बचेगा? 0.25। और अच्छे से सॉल्व करोगे, ऊपर ये नीचे बचा 5.25। अगर नीचे का पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर डबल जीरो पहुंच जाएगा। ऊपर नीचे बेटा कर दो 25 से डिवाइड, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 × 25, ये आंसर आ गया। डन। 20/21 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, देखो बेटा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, तो इसको हम लोग प्योर छोड़ देंगे। डन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बाद में अगर मन करेगा तो करा देंगे, बट इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो बेटा, ये तो तुम्हें आता है, 10th का सवाल है। एक लीप ईयर है, लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नहीं, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। बड़ा आसान है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? तो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। अच्छा, किसी में 366 डेज हैं तो वीक कितने हुए? कितने? कंफ्यूजन कैसे होते? डिवाइड डिवाइड कर लिया करो, तुम तो ऐसे लगता बिल्कुल ही अनपढ़ हो। ये 52 7 से डिवाइड किया, 7 से क्यों किया? समझ में आ गया? 7, तो 7 से इसलिए डिवाइड कर दिया बेटा। अच्छा, ये 2 दिन बच गए, ये 2 दिन बच गए ना, ये 2 दिन जो बचे हैं, बस सारा खेल ही नहीं का है।
ये जो रिमेनिंग 2 डेज हैं तो मैं लिख सकता हूं 52 वीक्स 2 डेज। जो 2 दिन बचे हैं रिमेनिंग 2 डेज, ये क्या क्या हो सकते हैं देखना बेटा। ये रिमेनिंग 2 डेज हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं मंडे, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, या फिर वेंसडे के साथ थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे के साथ फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे के साथ सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे के साथ संडे हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई। ऐसा नहीं है कि मंडे के साथ फ्राइडे चिपका दो। संडे मंडे लिख तो दिया, संडे मंडे नहीं लिखा। अबे यार जगह नहीं है मेरे पास, क्या करें, चलो मैं आगे लिख दे रहा हूँ। लो, संडे मंडे हो सकते हैं। डन। इतने ही तरीके हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब इसको ध्यान से 2-3 बार देखो, 2-3 बार देखो, 2-3 बार देखो ट्यूसडे किस किस में आ रहा है। एक तो ट्यूसडे इसमें आ रहा है, एक ट्यूसडे इसमें आ रहा है, बाकी में कहीं ट्यूसडे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि तुम चाहते हो कि 53 ट्यूसडे आ जाएं, तो यार ये जो 52 वीक निकले हैं, 52 वीक्स में कितने ट्यूसडे हैं? 52। एक और चाहते हो तो एक और चाहते हो तो या ये दिन आ जाए या ये वाला फंस जाए, कोई है ना, इन दोनों में से कोई एक फंस जाए तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। ये टोटल हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2/7 करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे इक्वल टू 2 कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 2/7 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। 10th में कितने बच्चों को ये वाला आता था सवाल? हाथ उठाओ। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी जाते रहेगी, और क्या दिक्कत है। देखो क्या कहता है, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A B C D। ये बॉक्स है, पहले बॉक्स में एक रेड वाइन है, नहीं रेड बॉल है मेरे को लगा रेड वाइन है। इसमें वाइट है, एक ब्लैक है। ठीक है भाई, तुम्हारा भी सही है। एक बॉक्स बी है, उसके अंदर में ये बॉल वगैरह पड़ी हुई है, बॉक्स 3 में ये है, बॉक्स डी में ये है, जो भी है। वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सिलेक्टेड। कोई रेंडमली एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रहेगी बच्चा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। उसके बाद क्या पूछा है? अच्छा मार्बल है, मैं बॉल सोच रहा था। भाई मार्बल है ये रेड कलर की। मार्बल का मतलब जानते हो? छोटे छोटे कंचे जो होते हैं ना, उनको मार्बल बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट इवन। मान लिया मैंने। इवन का मीनिंग क्या माने बेटा? बॉक्स। लिखना चालू करो तुम लोग। बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड। E2 मानेंगे बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। बॉक्स 1 नहीं लिखना चाहिए, बॉक्स ए लिखना चाहिए था। अगर आज एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी नहीं होती, तुम लोग घर में क्या करते बेटा? सो रहे होते ना? कितने लोग सो रहे होते? अरे बाप रे बाप। नहीं सोया करो बेटा इतना, है ना। कितने बजे उठ गई थी सुबह? 5? बहुत बढ़िया करा। अच्छा ये लिखा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको साइड में लिख दे रहे कोपचे में, ठीक है। बोर्ड पे दिखाई दे रहा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा बड़ा कर दें।
नहीं दिखाई दे रहा जिन बच्चों को बोर्ड पे बैठा, वो महसूस कर लेना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, सॉरी एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 से। अब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? अब हम लोग सबसे क्या अज्यूम करेंगे, बोलो बेटा? ए अज्यूम करेंगे। तो कौन सी बॉल निकाली गई है? इफ द मार्बल इज रेड, तुम लिख रहे हो बेटा? कहाँ लिख रहे हो, दिखाओ। भाई ये मैंने सारे लिख दिए। अब हमें लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन। अगर मैं पहले वाले बॉक्स से रेड मार्बल निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/, पक्का 10 है। 6 4 10, बिल्कुल सही जवाब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2, इसकी क्या रहेगी? इसकी रहेगी 6/6 4 10, 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, इसमें कितने हैं बेटा रेड कलर की? 8/10। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा इसमें लाल कलर की बॉल ही नहीं है, मार्बल ही नहीं है, वाह। जब है ही नहीं तो आंसर 0। बहुत बढ़िया, जब 0 आता है तो मजा आ जाता है मैथ्स में, है ना? क्या बेटा? यूजिंग बेस थ्योरम, बेस थ्योरम का भरपूर यूज करेंगे यहाँ पे। वैसे सच बताना, सारे बच्चों को बेस थ्योरम अप्लाई करना आ गया? क्योंकि मैं बताता भी नहीं हूँ कि इसमें बेस थ्योरम लगेगी, समझ में तो आ जाता होगा ना तुरंत। क्योंकि अलग अलग जब केस दे रखे होंगे, कोई एक कंडीशन गिवन है, उल्टा पूछ लिया जाता, वहाँ बेस थ्योरम लगेगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमें पूछा गया था, अच्छा यार इसमें तो सारा पूछ लिया गया। बॉक्स ए से पूछा, बी से पूछा, सी से पूछा, मैं नहीं बोल रहा इतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, बॉक्स ए को मैंने इवन माना है ना, तो E1/A मांगा है इसने पहले, तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। सारे बच्चे करते चलो अपना अपना, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। कितने बॉक्स हैं? 4 हैं। क्या बेटा? तेज बोलो, तेज बोल बेटा। लो कर दी खुश, लेकिन नहीं लिखेंगे। कैलकुलेशन टफ नहीं होती है कभी भी, फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ बातें माना करो, कभी भी घर में प्रैक्टिस मैथ्स की करो। तो ये मत करना कि तुमने वैल्यू लिख दी और वैल्यू लिखने के बाद में आंसर चेक कर लिया, अब तो कर ही लेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। तुमको हर सवाल को आंसर तक ले जाने की आदत डालनी है। आंसर लगभग लगभग तुमको जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसके लगभग लगभग 50 to 60% सवालों के आंसर रट जाने चाहिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसको तुम्हें आंसर पहले पता होना चाहिए। जिन बच्चों के 95 98 या 100 मार्क्स आते हैं, सच बता रहा हूँ, आंसर पता होते हैं उनको पहले से। जितने बच्चों के आते हैं उनको क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, जब थर्ड टाइम रिवीजन कराता हूँ तो बच्चे को मैं क्वेश्चन बोर्ड पे देता हूँ। वो बोलते हैं सर इसका 1/3 आएगा, इसका 2/3 आएगा। वो एक अपने आप समझ में आने लगता है कि इसका आने वाला आंसर क्या है। उस तरह की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तुम परेशान से रहोगे। और जिस बच्चे ने अपनी इस लेवल की प्रैक्टिस कर ली, तुम्हें ड्यू का टॉप कॉलेज जो होते हैं ना, जिनके जो तुमने तुमने सपना भी नहीं देखा, वो कॉलेज तुमको पहली लिस्ट में मिलेगा।
पहली लिस्ट में बता रहा हूँ, पहली लिस्ट में ही नंबर आएगा। जो हंसराज कॉलेज हो गया, एसआरसीसी कॉलेज हो गया, या जो भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, डीटीयू हो गया, ये सारे के सारे और एक बार तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई तो सारे ही एग्जाम निकलते हैं। जिसके निकलते हैं सारे ही निकलते हैं, नहीं निकलते तो कुछ नहीं निकलता है। ये सच्चाई है। प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाए, कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई तुक्का नहीं लगता। ये मन सोचना कि तुक्का लग जाएगा, क्यों लग जाएगा तुक्का? तो मेहनत करने वाला का पागल है। लेकिन हाँ, जो बच्चे मेहनत करते रहते हैं, भगवान यार उनका साथ देता है, मैंने देखा है। सबका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में हो जाता है। और जो मेहनत नहीं करना चाहता है, उसको फिर कॉलेज वॉलेज नहीं मिलता है, फिर मिलता है, फिर वो ढूंढता है प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज का पता ही है, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा DU में मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ 15,000 से 30,000 फीस है, प्राइवेट में जाओगे तो 1,30,000 है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। मतलब 4 साल की तुम डिग्री करोगे तो 8 लाख फीस हो गई। दूर कॉलेज होते हैं, दिल्ली में तो है ही नहीं, प्राइवेट बहुत कम है। नोएडा वगैरह जाओगे तो वैसे ही मूड खराब। 410 सब में आ रहा है बेटा। मैंने क्या किया, उसका कोई लॉजिक नहीं रहा, डिवाइड कर दिया। ऊपर बच्चा 1, नीचे बचा 1 + 6 + 8, 1/15 आंसर डन। अब दूसरा जब सवाल मैं करूंगा तो मैं अब इतनी मेहनत नहीं करूंगा बेटा। जब इसका, ये मान लो मैंने फर्स्ट पार्ट करा, अब मैं जब सेकंड पार्ट करूंगा बॉक्स बी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। E2/A का मतलब है, मैं ये लिखूंगा 1/4 इंटू 6/10। डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में तो यही आएगा ना, डिवाइड में तो यही आएगा। कितना आएगा? 15 बाई, बोलो बच्चा, 15/4 इंटू 10, यही आएगा ना। काट दिया, आंसर आया 6/15। 3 से कैंसिल करो, डन। आंसर आंसर मिलाते रहना, सही है। थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है तो थर्ड पार्ट में यही कर लेता हूँ। E3/A पूछा है। E3 का मतलब है, जब मैं मल्टीप्लाई इन दोनों का करूंगा तो वो 8/15 आ जाएगा बेटा, यही आंसर है। ठीक है, तो हम सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, ये सवाल क्लियर हो गया। ऐसे बॉक्स वाले अगर सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो तुम पहली बात तो खुश हो जाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है और बड़े प्यार से दिख रही होती हैं चीज़ें, अलग 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 अलग। ये था हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है ही नहीं, अच्छा। वाह, डरना नहीं है। assume that the chances of patient having heart attack 40%, नॉर्मल 40% चांस होते हैं हार्ट अटैक होने के। ये पता चला है मेडिटेशन और योगा से, मेडिटेशन और योगा लगभग 30% कम कर देता है हार्ट अटैक होने से। ठीक है, कम कर देता, बचाता है। ठीक है, बचाता का मतलब ये नहीं तुम्हें हो जाए फिर तुम योगा कर रहे, ये नहीं है। ये नहीं है, मतलब पहले रेगुलर करते रहो तो चांस कम है, तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं होने के। आगे देखो, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब ये वो मन सोचना तुम गांजा नशा पी रहे हो। ड्रग्स का मतलब सिंपली है दवाइयाँ जो होती है ना, अगर तुम्हें दवाइयाँ ले रहे हो रेगुलर बेसिस पे, जैसे कहते नहीं किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो वो लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम क्या करो, किसी को भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं बोलते, हार्ट की बीमारियां बोलते हैं। हार्ट की अगर बीमारियां हैं तो या तो तुम योगा चालू कर दो, अच्छे से योगा मेडिटेशन करते रहो, तो काफी हेल्दी रहोगे। बेटा बात नहीं कर, बात नहीं कर बेटा, बात नहीं कर। दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग देखा फैमिली में, हम लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ चालू कर देते हैं। दवाइयाँ होता है हर चीज़ का शॉर्टकट, कि दवाइयाँ चालू कर दो। जैसे लोगों को डायबिटीज होती है तो दवाइयाँ चालू कर देते हैं, लेकिन सच देखा जाए दवाइयों से सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ऐसा काम करना चालू कर दो जिससे आपको पसीना आए। पसीना आए, खाने पीने पे कंट्रोल कर लो, सही चीज़ें खाने लगो, तुम्हारी डायबिटीज अपने आप, टेंशन कम लो। लेकिन टेंशन ऐसी चीज़ होती है वो ली नहीं जाती, वो ऑटोमेटिक आती है। वो ढेर सारी चीज़ों पे जितने तुम समझदार होगे उतनी ज़्यादा टेंशन होगी। सिंपल। बैल को कभी टेंशन नहीं होती, सांड को कोई टेंशन नहीं होती। सच में, जितने तुम समझदार हो उतनी टेंशन होगी तुमको, शुगर होने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। है ना? तो ये इससे डरना नहीं है, ये सब नॉर्मल दिनचर्या की चीज़ें। तो यहाँ ड्रग्स का मीनिंग है दवाइयाँ। दवाइयों से 25% तक कम हो जाता है। आगे देखो,
एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द टू, मतलब पेशेंट के पास में ऑप्शन है, या तो वो मेडिटेशन योगा चालू कर दे या फिर वो दवाइयां ले। ड्रग्स मत बोलो, दवाइयां बोलो, है ना, ड्रग्स अच्छा नहीं लग रहा। टू ऑप्शन है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर हार्ट अटैक। एक पेशेंट तुमने सिलेक्ट करा और वो हार्ट अटैक वाला पाया गया। प्रोबेबिलिटी ये बतानी है बेटा, बीच बीच में नहीं बोला करना, नहीं तुमको हम फेंक के थप्पड़ मारेंगे, है ना, बीच बीच में नहीं बोलो ना। अभी टेस्ट होता है, टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, अभी कितने आए थे, बस बोलो जल्दी बोलो। 80 में से आए ना 39, शर्म नहीं है ना। तो सेकंड आईए से क्या है, सब गधे हैं तो तुम अकेले लौट रहे हो उसमें सूअर की तरह, तो उससे क्या होगा। ऐसे काम थोड़ी नहीं करना है, 80 नंबर का पेपर है तो एटलीस्ट तुम्हारे 75 आने चाहिए, कोशिश करो। ज्यादा ही बोल दिया क्या, 70, चलो मेरे टेस्ट में चलो 60 आ जाए, 60 तक तो आने चाहिए ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन। अच्छा ये पूछा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तुमको, दो केस हैं, या तो भाई वो मेडिटेशन योगा कर सकता है या वो ड्रग्स ले सकता है। ए का मीनिंग है, ए लेते हैं ना, E1 हो गया मेडिटेशन योगा, E2 हो गया ड्रग्स या मेडिटे वो मेडिसिन लिख सकते हो, है ना। और ए क्या हो जाएगा, पेशेंट पेशेंट हैड हार्ट अटैक, ठीक है। उसके बाद में तुमसे क्या पूछा जाएगा, उल्टा पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो हार्ट अटैक हुआ है जिस बंदे को, वो बताना ये है कि वो मेडिटेशन योगा करता था, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये समझ में आ गया तुमको, बेस थ्योरम का डायरेक्ट सवाल है, करो। ध्यान से समझना बात को। अब एक भी डिस्कस कोई नहीं करेगा, तुम्हें खूब मौका मिला था 5 मिनट। कितने बच्चों का आंसर आ चुका, आंसर मेरे को एक बार बताओगे, ठीक है। अब बात मत करना, मेरे को दिखाओ एक बार, दिखाओ तो कहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात नहीं करना बेटा, है ना, बहुत। गले मिल लो, गले मिल लो, इसी पे भंडारा कर दो, इसी पे एक आंसर आ गया तो इस पे भंडारा भी करवा दो या मुजरा भी करवा दो, है ना, ऑर्केस्ट्रा बुला दें। एक आंसर आ जाए तो खुशी देख रहे हो बच्चे की तुम, एक आंसर आ गया तो 3 बार गले मिल चुकी है। इतना तो मोदी जी तीसरी बार जीतने पे नहीं खुश हुए होंगे। सुनो, हम लोग पहला इवेंट ये कंसीडर करते हैं, पर्सन, मान लेते हैं कि जो पर्सन है उसने पर्सन चूज योगा एंड मेडिटेशन। अच्छा योगा कुछ नहीं होता, ये बात पता है तुमको, योग होता है, योगा भी योगा कुछ नहीं होता, ये तो बोलने लगे हैं, है ना। जैसे पराठा को पराठास बोलते हैं ना, तो वैसे ही मान लो ये योगा कुछ नहीं होता, योग होता है, योगा, योगा एंड मेडिटेशन। लेकिन ये मेडिटेशन जो है ना, बताया जाता बहुत पावरफुल है। हाँ सच में बताया ये जाता बहुत पावरफुल है, मैंने 10 मिनट किया, दिमाग ही नहीं कंट्रोल में रहता है तो मैंने बंद कर दिया। थोड़ा टफ होता है ये करना, इतना आसान नहीं होता है। ड्रग्स नहीं लिखेंगे या मेडिसिन लिखेंगे बेटा प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, ए क्या अज्यूम करेंगे, ए क्या अज्यूम करेंगे, हार्ट अटैक आ गया भाई को। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं E1 की बात करूं, देखो योगा और दवाइयां लेने का दोनों का चांसेस बराबर दे रखे थे, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रखा था। इसका मतलब ये भी 1/2 है, और इसका मीनिंग है ये भी 1/2 है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मतलब है, लिखना बंद करो, A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, जब वो बंदा योगा मेडिटेशन कर रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक होने की
जब वो बंदा योगा और मेडिटेशन कर रहा हो। नॉर्मल हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांस होते हैं, कितने चांस होते हैं, ओनली 40%, ओनली 40%। और लेकिन इसमें भाई क्या और कर रहा है, योगा और मेडिटेशन कर रहा है। योगा मेडिटेशन कितने परसेंट रिड्यूस कर दे रहा है, 30% रिड्यूस कर दे रहा है। तो कितने परसेंट चांस बचे, 70% चांस बचे, 70% चांस बचे। जिन बच्चों को ये बातें समझ में आती हैं, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग एक नंबर है। बस इलेक्शन लड़ जाओ, है ना, इलेक्शन लड़ जाओ, गली की नाली वाली साफ करवाओ बढ़िया से एकदम, है ना, और ये मत करना नाली का पैसा खा जाओ। आगे देखो बेटा, आगे देखो। तुम लोगों को कभी मन नहीं करता बेटा किसी बच्चे का मैथ्स में हमें बहुत स्ट्रांग होना है। तुम लोग मैथ्स में अच्छे हो जाओ, फिजिक्स में अच्छे हो जाओ, मजाक नहीं कर रहा है एकदम। अपने इंडिया में जैसे गूगल होता है यो और ये व्हाट्सअप होता है, ये इंडिया वाले क्यों नहीं बना पाते हैं। एक चीज बन जाए, चाहे गूगल बन जाए, यूट्यूब बन जाए, और ये चीजें बन जाए, दुनिया पर राज करोगे। एक टेलीग्राम, टेलीग्राम 15 से 20 लोग चला रहे हैं, पता है तुमको, 15 से 20 लोग चला रहे हैं। किसी देश को पूरा का पूरा गड्ढे में डालने का काम टेलीग्राम कर सकता है अकेले, व्हाट्सअप कर सकता है अकेले, सोशल मीडिया में फेसबुक कर सकता है अकेले। पूरा नैरेटिव सेट कर दो। क्योंकि हम लोग जो भी सर्च कर रहे होते हैं वो सबको पता होता है कि तुम लोग क्या सर्च करते हो, वही फिर उसके ऐड आते हैं, वही चीज प्रोडक्ट फिर खरीदने का मन कर जाता है। तो इतनी अच्छी से पढ़ाई करो ना, मैथ से स्ट्रॉन्ग करो यार। गूगल टाइप का कुछ बना दो, मजे ही मजे। हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहे न रहे। ट्रम्प देख रहे हो, कुछ ना कुछ बोल देता है, सफेद बालों वाला ताऊ। हाँ, कुछ भी कुछ बोल देता है। तुम लोग थोड़ा करो मेहनत यार, है ना। कुछ ऐसा इतना बढ़िया कर जाओ, बढ़िया कर जाओ, चला गूगल वूगल सब बना लो हर जगह। फिर ये फिर धमकी दो तुम किसी को, फिर हम भी अपने किसी ताऊ से धमकी दिलवाएंगे। हम्म। A/E2, A/E2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक जब बंदा क्या कर रहा हो, मेडिसिन, दवाइयाँ खा रहा हो। बेटा तुम्हें थप्पड़ मार देंगे, बात नहीं करनी है ना, जब मैं बोलता हूँ उसके बाद मौका मिलता है ना 5 मिनट, उस टाइम बोला करना। A/E2 का मीनिंग है। तो पहली बात तो ये 40% था। अच्छा, और जब वो दवाइयाँ ले रहा होगा, दवाइयाँ कितने परसेंट रिड्यूस कर रही बच्चा, 25%। तो कितने परसेंट चांस हैं अभी, 75/100। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में ये पूछा है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बंदा योगा मेडिटेशन कर रहा था, तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी, E1/A। वैष्णव समझ में आया ये, बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। ये चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है बेटा, कोई बताएगा, 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का सीधा सीधा चैप्टर है। E1, E1/A पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A/E2। कैलकुलेशन कभी सॉल्व मत करना, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं। तुम्हारी नोटबुक एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई चीजें थोड़ी सी खतरनाक होती हैं, ड्रग्स की तरह होती हैं बेटा। यहाँ मैंने 1/2 लिखा। A/E1 का मतलब है 40/100 इंटू 70/100। 1/2 40/100 इंटू 70/100 प्लस E2 1/2 इंटू 40/100 इंटू 75/100। भाई मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया किससे पता है, कहाँ पे छोटू, A/E2 होगा ना। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और 25, और उसमें से 25 रुपए की तुमने आइसक्रीम खा ली, कितने बचे, तो वही 75 लिखे मैंने। ठीक है, वो दवाइयाँ खाने से बेटा 25% रोग दूर हो रहे हैं। यहाँ बचेगा, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे देखो, एलसीएम है नीचे, 2 × 100 × 100, 2 × 100 × 100, 2 × 100 × 100, ऊपर नीचे से मैंने सब उड़ा दिया। और ये दिखाने की जरूरत नहीं, 12th में है। अच्छा बेटा, अब एक काम कर सकते हैं, देखो 40 इसमें भी है, 40 इसमें भी है, तो हम उसको भी गायब कर सकते हैं, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर बचा ये, नीचे 70 + 75। क्या छोटू,
नहीं डिवाइड नहीं, मैं ऐड करूंगा पहले। अब कर दो डिवाइड। बेटा 14/29, अच्छा इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ के आ जाना, डन। बहुत बढ़िया है। पूरे कैलकुलेशन में कहीं भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं दिखाओगे। अगर किसी बच्चे ने ये लास्ट में कैलकुलेशन गलत कर दी, तुम्हारे 2 नंबर सीधे चले जाएंगे। ये मन सोचना कि हम इतना तो सही करके आए, नहीं, प्रॉपर आंसर तक जाना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर ध्यान से समझोगे ये क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अच्छा सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो भाई ये होता है ए बी सी डी। पहली बात तो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं भाई, उसी का डिटर्मिनेंट निकलता है। रेक्टेंगल का तो डिटर्मिनेंट्स ही नहीं निकलता है मार्केट में। सेकंड ऑर्डर बोला तो सेकंड ऑर्डर का मतलब है 2x2 की बातें कर रहा है, तो 4 ही तो एलिमेंट होंगे। अच्छा, अभी मैंने आगे की अंग्रेजी नहीं पढ़ी, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1। ये जो है एलिमेंट, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0 और 1 का यूज करके, 0 और 1 का यूज करके तुमको मैट्रिक्स बनानी है, ये डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं, कितने बना सकते हो? तो हर एक जगह को फिल करने के नंबर ऑफ वे परमुटेशन 2, हर एक पे दो 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 दो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर 4। तो भाई मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स। पता नहीं कौन बच्चा कह रहा था ये क्वेश्चन टफ है, पता नहीं। डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 2 की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16। टोटल 16 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं भाई। अच्छा, अगर भाई यहाँ पे 3 होते तो अच्छा, ऐसा एक एमसीक्यू में तो सवाल है, एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब इन दोनों के प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा। डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही निकलता है ना भाई, ऐसे क्रॉस माइनस दिस। अगर ये वैल्यू जब ज्यादा आएगी, ये वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तभी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 बोलना मेरे गलत है, मतलब सीधी बात है, ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए तभी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कितने डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल 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 डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है, देखना, 1 0 1 1। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 माइनस 0, 0 हो गया। अगर मान लो गलती से मैंने यहाँ 0 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? तो बदतमीजी हो जाएगी, वो तो कोई लॉजिक नहीं है। एक डिटर्मिनेंट ये हो सकता है, दूसरा कोई बच्चा बताएगा? बड़े प्यार से बताओ, ट्राई करो। 1 0 1 1, ये हो गया, सही है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस ये किया। एक और हो सकता है, इसके अलावा अगर किसी बच्चे को समझ में आए तो बताओ। नहीं हो सकता, यही 3 हो सकते हैं। इसी 3 से तो बन सकता है। कितने हैं? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो गई बेटा 3/16 करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। 3/16 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, तुम जल्दी जल्दी लिख बेटा, और फुल कॉन्फिडेंस में और सीरियस मुंह बना के बोल रहे हैं। बोर्ड पे देखना बेटा, स्टार बनाओ पहली बात तो ये सवाल, क्योंकि ये सवाल ऐसा है तुम लोगों में से आंसर नहीं निकल रहे हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम है, एक ए है एक बी है। प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर से ये पता चला कि उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी है। क्या क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चा? ए के फेल होने की, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी। तो E1 में मान लूं ए फेल्स, E2 बेटा मैं मान लूं
बी फेल्स, डन। E2 मान लिया बी फेल। अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की, ए फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 पहले से गिवन है, दोनों के एक साथ फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है? इसका मतलब है भाई ये E1 इंटरसेक्शन E2 दे रखा है। कितना दे रखा? 0.15। जिन बच्चों ने क्लास 11th में सेट्स पढ़ा था, थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैं तुमसे पूछूं ओनली सेट ए बताओ, ओनली सेट ए बताओ, इसका मतलब है तुम कहोगे सर ये वाला पोर्शन की आप बातें कर रहे हो, सिर्फ इतने की, सिर्फ इतने की। मैंने क्या बोला बेटा? ओनली सेट ए। तो इसका मतलब है ये जो और बीच वाला ये खपच्ची क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ए, ओनली ए बताओ, तो तुम क्या करोगे? पूरे ए में से, पूरे ए में से किसको माइनस कर दोगे? ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दोगे। अगर प्रोबेबिलिटी का केस है तो भाई इसके आगे पी लगा दो, पी लगा दो, पी लगा दो। इतनी बात समझ में आती है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो यहां आओ। तुमसे बोला गया है बी अकेला, इसका मतलब है तुमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ। E2 अगर अकेला ये फेल हो रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो भी गिवन है ना, E2, एक सेकंड रुकना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं, पूछा क्या है? E1 इंटरसेक्शन ये हो गया मेरे पास में प्रोबेबिलिटी। अच्छा, बी फेल्स की मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, बी फेल्स की गिवन है, बी फेल की गिवन है। अच्छा, अगर बी की बात करेंगे तो हम लिख कैसे सकते हैं? E2 माइनस ए इंटर E1 इंटरसेक्शन E2 लिख सकते हैं। वो लिखो और ये वाली वैल्यू पुट करके मेरे को सारे बच्चे पहले E2 की वैल्यू निकालो, जल्दी करो। क्या बेटा? देखो, प्रोबेबिलिटी अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं, ऐसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स एलोन, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। बात समझ में आई कि नहीं आई? बी अकेले की बातें कर रहे हैं, मतलब इस पोर्शन की बातें कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की। ये देखो इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन में टोटल में से मैं क्या माइनस करूंगा बच्चा? एंड तो मैंने भाई माइनस करा। इसकी वैल्यू तुम्हें पहले से गिवन है, कहाँ गिवन है भाई? ये गिवन है ये क्वेश्चन में, 0.0.15 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा। जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी E2 की जगह ये वैल्यू रख दी होगी, क्वेश्चन खत्म। सॉल्व करो। कोई कह रहा जीरो आ रहा है, जब उसको ये नहीं पता कि ये माइनस है प्लस है। सही है। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 0.15 प्लस 0.15 इक्वल टू 0.3 आ रहा बच्चा, यही आ रहा। बहुत बढ़िया, खुश हो जाओ। देखो, मेरा काम हो गया। हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ चुका, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ चुका, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आ चुका। अब तुम कुछ भी निकालो, कैसे? बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कहता है ए फेल्स गिवन बी फेल्ड, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 पूछा है। कैसे लिखेंगे भाई? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई E2, इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रही 0.0.15, और E2 कौन है? E2 ये है 0.3। यार भूख लग गई यार। अच्छा, 0.3 को मैं 0.30 लिख दूं, पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, जीरो चल जाता, पीछे लिख दिया, ठीक है भाई। इसको पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 1/2 आंसर आया। तुमने क्या पाप करे थे बेटा? हुँ? बहुत गंदे पाप करे थे ना? ठीक है, गंगा जी में नहा लेना। चलो,
ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है ए फेल्स अकेला। कोई बच्चा बताएगा? पीछे से बताओ बेटा, तुम तीन बंदर बैठे हो, बोलो। तीन चार बंदर में से कोई भी बताओ। ए फेल्स अकेला। हाँ बंदर बंदरिया सारे मिला के बताओ बेटा। ऐसे नहीं बोलते बेटा। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अकेला इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, और माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू। बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा ना, कोई बात नहीं, ऑनलाइन का यही फायदा है। ई वन की वैल्यू कितनी है यार? पता है इतने बोर्ड के इतने पास खड़े रहते, सच बताऊं आधी चीजें दिखती नहीं, तुक्के से चल रहा होता है मामला। हाँ नहीं तो देखना, एक प्रैक्टिकल करें। ये नोटबुक है, पढ़ पढ़ बेटा क्या है। हाँ इसको इतने आँख के पास लगा दो, कुछ नहीं दिखेगा। लगा के देखो अपने इतने पास, इतने पास करोगे एक अच्छा दिख जाए किसी बच्चे को। हाँ नहीं दिखता बेटा, ट्राई करो। 25 होना चाहिए ना, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। अब ज्यादा 25 गिर जाएंगे नीचे। अब मैं ये स्केल लगा के रखूंगा 25। ई वन इंटरसेक्शन ई टू कितना है? चल बेटा इसको माइनस करना। ये 0.2 को लिख सकते हैं हम 0.20। इसमें से ये चलेगा, कितने बचे? 0.05। करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चले। क्या क्या बेटा? देखो टाइम मन देखा करो, 6:30 हो गए, 7:30 हो गए, तो घड़ी का काम है चलना, सेल निकालो अभी बंद हो जाएगी। इतना नहीं सोचते ना, घड़ी का काम है चलना, वो अपना काम टाइम से कर रही है ना, मेहनत से कर रही है ना, तुम पे नहीं हो रहा है। आगे देखो, ये तो आसान सवाल लग रहा। आसान नहीं है, अच्छा सवाल है। एक बैग वन है जिसके अंदर 3 रेड बॉल हैं। मैं ऐसे इसका डायग्राम बनाता हूँ, बोर्ड पे देखना बेटा। ये बैग वन है, और यहाँ पे मैंने बैग टू बनाया। यहाँ पे बच्चा मैंने बैग टू बनाया। बैग वन में कितनी बॉल है? 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। बैग टू के अंदर में 4 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। सारे बच्चे एक चीज याद रखना, मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, मैंने क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ा भी नहीं। मैथ्स में ये भी रहता है कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो तुम डायग्राम बनाते रहो, अगर बन सके पॉसिबल हो तो। उससे क्या रहेगा ना, तुमको चीजें दिखने लगेंगी अलग से। आगे कहता है एक बॉल तुमने ट्रांसफर करी बैग वन से बैग टू में। अच्छा, इधर से इधर फेंक रहे एक बॉल। उसके बाद, उसके बाद बैग टू से एक बॉल निकाली। हम्म। अब यार, और निकालने के बाद में पता चला कि वो लाल कलर की बॉल है। अब सारा खेल है ट्रांसफर करने वाली बॉल पे। तुम कौन सी बॉल ट्रांसफर कर रहे हो? बोर्ड पे देखो बेटा, हृदय इधर देखो। मोबाइल बेटा बैग में डाल लो, बैग में डालो, बैग में डालो, बैग में डालो। मोबाइल है ना, ये तुम्हें यूज कर रहा है, पता है ये बात। मोबाइल तुम्हें यूज कर रहा है, तुम थोड़ी नहीं कर रहे हो उसको। अच्छा, अगर मान लो बच्चा, मैंने यहाँ से एक रेड बॉल उठाई, हाथ डाला, और इसमें फेंक दी ले जाके। इसमें रेड बॉल कितनी हो गई? कितनी हो गई? 5। अब मेरे को बताओ, इस बैग टू से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/5/10। कैलकुलेशन सॉल्व करके मत बोला करो, हम थप्पड़ मार देंगे। सीधा सीधा बोलो करो 5/10। समझ में आया? 1/2 बोल रहे हैं, 5/10। फिर से सुनो, अभी मैंने कौन सी बॉल इससे ट्रांसफर करी थी बेटा? रेड। अगर मैंने इसमें से काली बॉल निकाली, ब्लैक बॉल निकाली, इसमें ट्रांसफर कर दी, अब बताओ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी? 4/10। अच्छा, तो यहाँ दो केस बन गए। पहला केस तो ये है, इवन का मीनिंग ये है, इवन का मीनिंग ये है कि रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। लिखते चलो, बहुत बढ़िया सवाल है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, बैग सेकंड में चली गई, बहुत बढ़िया। ई टू का मीनिंग ये है, ई टू का मीनिंग है ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड। रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है। ए का मीनिंग क्या है?
drawn ball is red. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बताओगे? इवन का मीनिंग है रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी बताएगा कोई बच्चा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहीं से तो करोगे, इसी बैग से। 3/7, 3/7 बिल्कुल सही जवाब। E2 की बातें बताओ। 4/7 बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है छोटू? इसमें ब्लैक बॉल 4 है ना, तो 4/7 हो गई प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन या ए गिवन इवन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालो रेड बॉल फ्रॉम बैग टू, जब इवन हो चुका हो। इवन हो चुका हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेड बॉल इससे यहां आ चुकी है, तो यहां रेड बॉल कितनी हो गई बेटा? 5। तो 5/10 प्रोबेबिलिटी हो गई दूसरे वाले से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब इवन हो चुका हो तब। डन। अब मेरे को बयान बताएगा। बता बेटा। E/E2 4/10 बिल्कुल सही जवाब। अब की बार का मतलब है प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल निकालने की, E2 हो चुका हो। E2 का मतलब है ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो चुकी हो, इधर से गई 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 ब्लैक चली गई इसमें, तो टोटल ब्लैक कितनी हो गई? 6। और रेड बॉल में निकालना चाह रहा हूँ, रेड तो अभी भी 4 ही है, तो 4/10। 10 कैसे मैंने बोला? वो सारी काउंट करके। चलो क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अच्छा ये पूछा है, तो लिखो यूजिंग बेस थ्योरम। यूजिंग बेस थ्योरम probability of E2 by A, probability of E2 A by E2, probability of E1। अगर बेटा मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस रखूँ तुम लोग लोगे कि नहीं? मेरे को ये चीज़ सुन के सच में अच्छा लगा। ऑनलाइन तुम लोगों को ऐसा लगता पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना? और ये सच्चाई भी है, ऑनलाइन पढ़ाई तभी हो सकती है। चलो आगे देखो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है तुम अपने स्वादानुसार लेट के देखोगे। मैं इसको हटा रहा हूँ। 1 सेकंड रुकना बेटा। चलो आंसर निकालते हैं। क्या बोल रहा बेटा? तुम कुछ बोलना नहीं, पता तुमको मारने का प्लान बनाया जा रहा। मैं नहीं बनाया। हाँ प्लान बनाया कि एक दिन लाइट बंद करेंगे, सारे बच्चे मारेंगे, बाद में कहेंगे मैंने नहीं मारा। ऐसा प्लान बन रहा है, तो तुम भाई देखना, अगर ऐसा हो तुम्हारे साथ तो तुम मेरा नाम ले सकता है। सेवन टेन, 7/10, 7 × 10 सब में है, उड़ा दिया। ऊपर बचा 16, इधर बचा 15, इधर बचा 16। बेटा आंसर आया, यही आ रहा है क्या? करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। कितने बच्चों का सही था आंसर, सच बताना। अरे क्या बात है, तुम लोग पहले ही निकाल लिया था क्या? तेज हो तुम लोगों को तो बस। नेक्स्ट वाला MCQ करो बेटा। करो करो, बहुत आसान सवाल है हाँ कर रखा, दोबारा तो नहीं करोगे? देखो ऐसा सवाल एक कर चुके हैं, फिर भी देखो कंसेप्ट यही रहेगा। दो इवेंट्स हैं A और B, प्रोबेबिलिटी A 0 नहीं है, कुछ ऐसा दे रखा, तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A = 1 है। यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में होता है, बता जो गिवन होता है। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेरा मन कर रहा है। अब यहाँ देखना यार, ए और बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर है, तो पिताजी कौन हुए? बी। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं
ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स ए आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बी ए से बड़ा ही होगा। ठीक है, ए से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर बी ए से छोटा होता, बी ए से छोटा होता तो फिर कॉमन एलिमेंट्स क्या रहते, सिर्फ बी रहते। ये इतना तुम समझदार हो। तो कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद में हम लोग एमसीक्यू पे काम करेंगे। मैंने लगभग 30 30 40 40 50 50 एमसीक्यू तैयार करे हैं हर चैप्टर के, तो उसको करेंगे। एमसीक्यू करने का तरीका ये रहेगा कि शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करेंगे कि कोई एमसीक्यू कुछ ऐसे होते हैं 30 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ 1 मिनट में हो सकते हैं, कुछ 10 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ बिना पेन उठाए डायरेक्ट देख के हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है। एमसीक्यू थोड़े से टफ माने जाते हैं मार्केट में। ये सवाल दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ग्रेटर देन ए, तो कौन सी वाली बात सही होगी, ट्राई करो। तुक्का नहीं मानना, दिमाग लगाओ, करो। ये सवाल को एक्सप्लेन करो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है एमसीक्यू का, गलत होने वाला। हाँ बोलो बेटा। मतलब खोल दें, तुम ये कह रहे हो कि तुम ये कर दो, है ना। ए गिवन बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये लीनियर इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तुम कर लो, तुम लोग पहले अपना कर लो बेटा, हम लोग तो बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में एक दूसरे को नहीं बताया करो ना, जब मैं बोलता हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, छोले भटूरे खा के आया तो कुछ भी करेगा। हम्म, कभी नहीं ले जाते। लीनियर इनइक्वालिटी में हम इधर उधर मुजरा नहीं करते। लीनियर इनइक्वालिटी में और नॉर्मल इक्वेशन में बस यही अंतर होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि साइन चेंज हो सकते हैं उसके, और माइनस का मल्टीप्लाई करना अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर मैंने कर दिया तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। पता है ये बात का नहीं। मैं लिखूं ये, मैं अगर ये लिख दूं, ये बात सही है गलत है, सही है ना। दोनों तरफ माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया ना। इसका मतलब है सारे रूल फॉलो होते हैं, ये नहीं। अच्छा ये भी नहीं कर सकते बेटा, यहाँ देखो, चुप। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना बेटा, तरीका नहीं होता है, हम लोग तरीका नहीं होता है। लॉजिक समझ में आया, पढ़ी नहीं क्या क्लास 11th में, लीनियर इनइक्वालिटीज ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये चीज दे रखी है, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी चीज होती है करने को। अगर नहीं पढ़ी है तो वीडियो में जाना, लीनियर इनइक्वालिटी के वीडियोस देख लेना। जेई के पेपर में लीनियर इनइक्वालिटीज भर भर के आती है, और मैंने क्लास 11th की एक पूरी सीरीज है, उसमें सारे के सारे टाइप करा दिए लीनियर इनइक्वालिटीज की, बहुत अच्छी से मॉडल्स के क्वेश्चन। अच्छा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ अगर मैं इस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कट जाएगा इधर। और एक चीज अच्छी बोली इस बच्चे ने बोला कि सर प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये घूम जाएगा, क्या होगा इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आया। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहले ऑप्शन को ये क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी लेस देन आना चाहिए, गलत, गलत। ये तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये कहता है ये इसके इक्वल आएगा, इक्वल कहाँ आएगा भाई, ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म जिंदगी से। पहला या दूसरे ऑप्शन में से कोई एक है, पहला और तीसरे में से, सॉरी। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को देखूं, ध्यान से देखना बच्चा लोग, तो फर्स्ट वाले, अब सी सी मत चिल्लाओ, सी डी 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 करते रहते हो, सी है, तुम खुद सी हो। सुनो बेटा, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं और ऐसे करके अगर मैं करने की कोशिश करूं तो वो क्या बन रहा है, देखो तो, ये तो नहीं बन रहा। अगर मैं ए का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो उल्टा हो रहा है ना। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास में बचा ये ऑप्शन, अब हम लोग सी ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। तो सी ऑप्शन में अगर मैं लिखूंगा, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं, ये जो सी ऑप्शन आया है,
इसकी शकल सी जैसी मेरे को बनानी हो तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ बेटा किससे डिवाइड कर दूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको दोनों तरफ, इसको भी ए से डिवाइड कर दूं बेटा और इसको भी अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं, तो ए से एक कट्टी पिट्टी हो गया। अब इसकी शकल एग्जैक्ट मैच कर रही, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट करें भाई, करें। देखो इधर देखो, जो भी गिवन है भाई मैं इसको पूरा लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से तो ये कट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आ गया, इसको मैं राइट में लेके चला गया। किसी बच्चे को दिक्कत ये करने में? अब तुम लोग देखो ऑप्शन की दुनिया में, ऑप्शन में देखोगे तो या तो बी अपॉन ए दे रखा है या ए अपॉन बी दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग चलो पहला ही ऑप्शन उठाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी अपॉन ए निकालने की कोशिश करूं मैं, यार यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है नीचे, है ना? तुमने बैग बंद कर लिया ना बेटा, बहुत गलत किया लास्ट वाली बच्ची ने। बैग कहाँ है? नहीं कभी नहीं, पहले बैग ओपन करो। अब तुम आधे घंटे बाद जाओगी, सबकी क्लास ओवर हो जाएगी, तुम जाओगी 7:30। नहीं 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 जाने देंगे, अभी रुको, अभी तुम्हारे घर पे कॉलर कराया जाएगा। सारे बच्चे बोर्ड पे देखना, यार जो ऑप्शन दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, बी आया है, इसका मतलब हमें ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन लेने पड़ेंगे। ये तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तुम गलती से अगर कोई और भी ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 1 से देख के बताना। इसको बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ये तो कट्टी पिट्टी हो गया। आंसर कितना आया? 1। इसका मतलब ये ऑप्शन भर रहा है। अगर मान लो ये ऑप्शन तुमने नहीं लिया तो यही ले सकते हो। अगर तुम ये ऑप्शन लेने की बात करोगे तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए के बारे में तुमको कुछ पता नहीं है, अगर तुम इसकी वैल्यू भी पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तो भाई तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पुट करोगे। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां से। लॉजिक समझ में आ रहा? तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही भाई, एमिनी के बारे में हम कुछ नहीं बात कर सकते क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन आई है वो एक यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, बी पार्ट करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चैप्टर खत्म। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट।